नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले। एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यूनिट 7 में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक संस्थाओं की उपलब्धियां, जो भारत में प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर जो है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है क्या? तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख घटक, है ना। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम बात कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है वो टू द पॉइंट है, एग्जाम को फोकस करके ही हम बात कर रहे हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो घटक हैं उसमें 4 महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं। पहला जो प्रोग्राम है वो है भारतीय अंतरिक्षीय दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो भूस्थितिक कक्षा के उपयोग से संबंधित है। जो भूस्थितिक कक्षा से संबंधित है, जियो स्टेशनरी से रिलेटेड। दूसरा ध्रुवीय कक्षा से रिलेटेड है, पोलर ऑर्बिट से। तीसरा प्रक्षेपण यान को लेकर बात की गई है अंतरिक्ष घटकों के अंतर्गत। और चौथा जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान से संबंधित चीजें हैं। आपके पाठ्यक्रम पर नजर डालें तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां और उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो इसरो जो 15 अगस्त 1969 को बना, उसके प्रमुख कार्यक्रमों में जो शामिल है वो 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक भूस्थितिक कक्षा, दूसरा ध्रुवीय कक्षा, तीसरा प्रक्षेपण यान और चौथा अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अनुसंधान। तो भारत में अगर देखें तो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में इंकोस्पार की नियुक्ति के साथ की गई और इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च जो इंकोस्पार बना। 7 साल बाद 1969 में इसरो का गठन किया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलुरु के अंदर। और इसके बाद 72 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। 19 अप्रैल 1975 को जो है वो एक निर्णायक उपलब्धि हासिल हुई और आर्यभट्ट नामक उपग्रह को जो है प्रक्षेपित किया गया। डेट याद रखेंगे, 19 अप्रैल 1975 आर्यभट्ट को यहाँ पर हमने जो है प्रक्षेपित किया। और तब से लेकर अब तक इसरो मुख्य तौर पे जो है 4 प्रमुख भागों में अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहा है। पहला जो हमने आपको बताया वो आपको सबसे पहले हमने बताया कि भूस्थितिक कक्षा के अंतर्गत जो है ये कार्यक्रम अपना आगे बढ़ाते रहा है इसरो। इंकोस्पार के बाद इसरो आया, इसरो के बाद अंतरिक्ष विभाग आया। तो जो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया, वो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भूस्थितिक कक्षा है उससे संबंधित उपग्रह ये लॉन्च करता रहा है। दूसरा जो है वो ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट से संबंधित चीज़ें। और तीसरा प्रक्षेपण यान, जितने भी लॉन्चिंग रॉकेट्स हैं। और चौथा जो है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान हो रहे हैं उस क्षेत्र में ये काम कर रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका यूनिट 7 है, यूनिट 7 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रणाली। हमारा प्रयास है, इसके पहले के लेक्चरों में हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित उपग्रह प्रणाली पर कुछ बेसिक बातें सीखी थी। अभी हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इंटरनल पार्ट पर जाते हुए भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में इन चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं। और यूनिट 9 को जिस तरीके से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर जो सिक्योरिटी के साथ साथ जो आपके सूचना संचार प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ाया है, उसी कड़ी को हम अभी आगे ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया और फिर ये सारी चीज़ों को मर्ज करके जोड़ते हुए फिर हम इलेक्ट्रॉनिकी को भी अंत में पढ़ाएंगे। और पूरी यूनिट 9 को जो है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट करा के यूनिट को मजबूत बनाएंगे। उसी तरीके से हम यूनिट 7 में जो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, इसके साथ साथ जो आपदा प्रबंधन है, प्रदूषण है, कृषि उत्पाद तकनीक है, मेगा फूड पार्क्स हैं, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता के साथ साथ जो मानव शरीर से संबंधित संरचनाएं हैं, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हैं और अति महत्वपूर्ण टॉपिकों में जो जनरल साइंस से संबंधित चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। और निस्संदेह हमारा प्रयास होगा कि जो टेक्निकल टॉपिक यूनिट 7, यूनिट 9 है, आपको बहुत अच्छे से कराई जाए। और इसके अलावा जो एमपी की पॉलिटी है, एमपी की इकोनॉमी है, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की इकोनॉमी और यूनिट 10 जो आपका आयोग है, ये सारी चीज़ों को भी हम पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इश्यूज़ के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। बेसिक टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, ये तो हम करा ही रहे हैं। और हमारा प्रयास है मध्य प्रदेश का जो हिस्ट्री, मध्य प्रदेश को ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का पॉलिटी, मध्य प्रदेश का इकोनॉमी, इस पर भी आप विशेष फोकस रखें, पढ़ाई करते रहें, है ना। तो जो भूस्थितिक कक्षा है उससे संबंधित
जो उपग्रह लॉन्च करना है, या ध्रुवीय कक्षा से संबंधित उपग्रह लॉन्च करना है, या प्रक्षेपण यान करना है ना, ये अंतरिक्ष विज्ञान की शाखा है। इन सभी क्षेत्रों में जो है ये कहीं ना कहीं इसरो का रोल है। और प्रारंभ में ही हमने जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के निवेश का जो क्षेत्र बनाया था, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम है पूरा का पूरा, हम जीरो आधारित व्यवस्था के साथ आगे बढ़ते हैं। जब सृजन की ओर अग्रसर हैं तो हमने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो निवेश का क्षेत्र था, ये एक पूंजी प्रधान क्रिया थी, और वर्तमान में ये कहीं ना कहीं आज की डेट में आय का क्षेत्र बन गया है। शुरू में हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था एज ए कैपिटल, बट आज की डेट में हमको इसरो जो है अच्छा खासा कमा के दे रहा है, और ये आज की डेट में हमारा सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। तो निश्चित तौर पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करके हमने मानव के विकास को, कृषि के विकास को, आपदा के प्रबंधन को और विभिन्न क्रियाओं को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम किया है। और सामरिक उद्देश्यों को जो कहीं ना कहीं पूरा करने में जो है हम कहीं ना कहीं भागीदारी जो है वो लगातार की जा रही है। और हम उपग्रह आधारित जो नेविगेशन सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करा के, जो आज हम जो स्ट्रैटेजिक और सिविल यूज़ में हम जो गगन को लेकर काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक यूज़ में हम जो सिविल और गगन के अलावा जो नाविक जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो निस्संदेह ये सारी चीज़ें हैं, नाविक और गगन जैसी प्रणालियां हैं जिनको हमने इस क्षेत्र में डेवलप किया है, और आगामी समय में हम निस्संदेह जो है इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। तो भूस्थितिक कक्षा के संदर्भ में हम ये समझ सकते हैं कि इसरो लगातार अपने जो महत्वपूर्ण काम कर रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है भूस्थितिक कक्षा। तो ये आप देख रहे हैं ग्लोब है, 1492 में मनमोहन ने इसकी खोज की थी, और ये आपका इक्वेटर है, और इक्वेटर पे जो है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है भूस्थितिक कक्षा के समानांतर है, और कहीं ना कहीं ये भूमध्य रेखा के परितः ये बना हुआ है, करीब करीब 36,000 किलोमीटर की ये ऊंचाई पर है। हमने आपको कॉर्मन लाइन पर भी डिस्कशन किया था कि वायुमंडल से 80 से 100 किलोमीटर के ऊपर जो लाइन होती है उसको कॉर्मन लाइन कहा जाता है। नासा इसको 80 किलोमीटर मानता है, इसरो इसको 100 किलोमीटर मानता है। तो ये जो भूस्थितिक कक्षा है, ये आप देख रहे हैं, ये भूस्थितिक कक्षा के बारे में समझने का प्रयास करें कि ये जो भूस्थित जो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये भूमध्य रेखा के परितः है, उससे लगी हुई है। ये आपका भूमध्य रेखा इक्वेटर है, और इसके परितः जो है वो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, 36,000 की ऊंचाई पर है, एक वृत्तीय सर्कल में, एक सर्कल के अंदर इसकी डिज़ाइन, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स के आसपास है, 24 घंटे के आसपास इसका अंतराल है। और निस्संदेह कक्षा की दिशा इसकी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट होती है, ऑर्बिट का जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। इस कक्षा में स्थापित कोई भी उपग्रह पृथ्वी पर किसी भी स्थान के सापेक्ष सदैव स्थिर प्रतीत होता है, और ये विशेषता अपने आप में कहीं ना कहीं संचार के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि जो भी हम यहाँ पर रखते हैं वो हमको पृथ्वी से जो है एक स्थिर अवस्था में प्रतीत होता है। तो इस कक्षा में स्थापित कोई भी उपग्रह हमको पृथ्वी पर जो है किसी भी स्थान से हम देखते हैं तो एक स्थिरता लिए हुए दिखाई देता है, और एक संचार के लिए ये बहुत आवश्यक भी है। तो इसरो के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में डायरेक्ट मेंशन है वैज्ञानिक जो है अनुसंधान संस्थान, उनकी उपलब्धियां और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान क्या काम कर रहे हैं, उनके क्या अचीवमेंट्स हैं, उनके वर्किंग का पैटर्न क्या है, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो, स्पेस के सेक्टर में हो, न्यूक्लियर के सेक्टर में हो, या फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रणाली को लेकर कौन से आयाम यहाँ पर आपके बन रहे हैं। तो ये पढ़ने के बाद फिर हम आपदा प्रबंधन और प्रदूषण से संबंधित चीज़ों की तरफ जाएंगे। फिर हम कृषि विकास में कृषि उद्योग टेक्नोलॉजी को लेकर, मेगा फूड पार्क को लेकर, फूड प्रोसेसिंग को लेकर, है ना, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और फिर हम पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और ये चर्चा लगातार हम बढ़ाएंगे, और मानव शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उन पर चर्चा करते हुए विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों पर हम इस चर्चा को विराम देंगे। और निश्चित तौर पे हम यूनिट 7 का प्रयास ये रहेगा इस दिशा में कि हम इस तरीके से आपको हम मैनेज करें, डायरेक्शन दे कि एक भी क्वेश्चन आप यहाँ पे गलत ना करें, है ना। एक हम आपको समग्रता से यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब इसरो के द्वारा जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है उसमें बहुत सी संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है। जैसे एक इसरो सैटेलाइट सेंटर है बेंगलुरु में, वो उपग्रहों का निर्माण करता है तो हम उसका भी सहयोग ले रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में, जो उपग्रहों के उपकरणों का निर्माण करता है, हम उसका भी सहयोग ले रहे हैं। मतलब इसरो जो 1969 में बेंगलुरु में बना, उसकी ही एक संस्था है इसरो का इसरो सैटेलाइट सेंटर, है ना।
तो इसरो सैटेलाइट सेंटर जो बेंगलुरु में है, ये जितने भी उपग्रह उनका निर्माण करता है, जबकि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में है, वो जितने भी उपग्रह बन रहे हैं उनके उपकरणों का निर्माण करता है। इसके अलावा जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है जो त्रिवेंद्रम के अंदर है, वो लॉन्चिंग यानों का निर्माण करता है, जो हम प्रक्षेपण में लॉन्चिंग यान यूटिलाइज करते हैं उनका निर्माण वो करता है। इसके अलावा जो सतीश धवन हरिकोटा सेंटर है, वो भी कहीं ना कहीं उपग्रहों के प्रक्षेपण का काम करता है। तो ये वो संस्थाएं हैं जो इसरो को कहीं ना कहीं अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग देती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इसरो के निर्माण के समय ये पूंजी का क्रिया था, आज ये आय का सोर्स बन गया है। तो इसरो सैटेलाइट सेंटर जो बेंगलोर में उपग्रहों का निर्माण करता है, या स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में उपकरणों का, जो उपग्रह के उपकरण उनका निर्माण करता है, या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो लॉन्चिंग व्हीकल्स का निर्माण करता है, या सतीश धवन सेंटर जो उन सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च करने का काम करता है। इसके अलावा जो आपके मास्टर कंट्रोल फैसिलेटर, जिसकी 2 यूनिट्स है, एक मास्टर कंट्रोल फैसिलेटर जो कर्नाटक के हसन में है और एक भोपाल में है, जो अप्रैल 2015 को 13 अप्रैल 2005 को भोपाल में जो मास्टर कंट्रोलर फैसिलेटर बनाया गया। तो ये जितने भी हैं, ये एक प्रकार का मास्टर कंट्रोलर फैसिलेटर है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। जितने भी प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रह हैं, उन प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रहों पर कंट्रोल करने का काम ये मास्टर कंट्रोलर फैसिलेटर करता है। तो पूछ सकता है कि मास्टर कंट्रोलर फैसिलेटर की जो 2 ब्रांचेस है, उसमें मुख्य ब्रांच जो है वो हासन कर्नाटक में है, जो 1982 में बनाई गई थी, और मास्टर कंट्रोल फैसिलेटर की सेकंड ब्रांच 2005 अप्रैल में बनाई गई। इसके अलावा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, और ये सुदूर संवेदी उपग्रहों के चित्रों का और आंकड़ों का विश्लेषण करता है ना। तो तमाम ये संस्थाएं हैं जिन पर हमने चर्चा की। संस्थाओं की भागीदारी की वजह से ही जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं उनको इसरो आगे बढ़ा पाया है। और जियो स्टेशनरी में भूस्थिर कक्षा के अंदर हमने जो उपग्रह प्रक्षेपित करने की शुरुआत की थी वो 1982 से की थी, और 1982 से हमने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने इनसेट सीरीज चलाई थी और इनसेट 1A को हमने प्रक्षेपित किया था, हालांकि असफल रहा था। फिर हमने 83 में इनसेट 1B चलाया था। और ये जो जियो स्टेशनरी कक्षा यहाँ पर हम जिसको भी इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो अंतरिक्ष में हमको जो है पृथ्वी पर जो है वो स्थिर प्रतीत होता है, और हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान के सापेक्ष हम उसको स्थिर प्रतीत होता है, और ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो जो इनसेट सीरीज 1A चालू की गई थी वो असफल रही थी, और 1B जो सबसे सक्सेसफुल रही। तो उस इनसेट प्रथम सीरीज के बाद हमने द्वितीय सीरीज, तृतीय सीरीज, चतुर्थ सीरीज लगातार चलाई, और आज भी हम जो है 2001 से लगातार जीसेट चला रहे हैं। बहुत सारे उपग्रह प्रक्षेपित किए हमने, लगभग अब तक 15 से ज़्यादा हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और 4 के करीब हमने मौसम के पूर्व अनुमान संबंधित उपग्रह जो हैं अब तक भेज चुके हैं। और जितने भी हमने संचार उपग्रह भेजे हैं, तो करीब करीब हमने अंतरिक्ष पर जो है 200 से ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टर्स भी जो हैं वहाँ पर भेजे हैं, जो वर्तमान में वर्किंग कर रहे हैं। और हमने संचार उपग्रहों के 2 प्रमुख टेक्नोलॉजी, जो पहला तो उपग्रहों में लगे ट्रांसपोर्टर्स जो कि भूकेंद्र से आए हुए सिग्नल को प्राप्त करते हैं और नीचे फिर उनको जो है डाउनलिंकिंग अपलिंकिंग करके हाई फ्रीक्वेंसी के साथ भेजते हैं। इस तरीके के हमने ट्रांसपोर्टर्स लगाए हुए हैं। हमने जो 15 संचार उपग्रह लगाए हैं, हमने जो 4 मौसम उपग्रह मौसम के पूर्वानुमान के लिए लगाए हैं, यहाँ पे हमने 200 से ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स लगाए हैं। और ये जितने भी ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए हैं, ये भूकेंद्र से आए हुए सिग्नल को प्राप्त करते हैं और उनको जो है वापस जो है वो ये इस तरीके से जो है अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग के साथ जो है लो फ्रीक्वेंसी जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ये वापस आते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा का विक्षोभ तरंग कहलाता है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। और जब 1 सेकेंड में ऊर्जा का विक्षोभ होता है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लगातार उसकी इकाई में ये चीज़ें होती हैं तो उसको हम पल्स कहते हैं, और कहीं ना कहीं इसको डिजिटल सिग्नल या बिट भी कहा जाता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये लो फ्रीक्वेंसी जाती है डाउनलिंकिंग और ये अपलिंकिंग के साथ वापस दोबारा पृथ्वी पर हमको जो है प्राप्त हो जाती है, और इसी फ्रीक्वेंसी के द्वारा ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा हम लोग काम करते हैं। और भारतीय संचार उपग्रहों में हमने 3 प्रकार के जो है आमतौर पर जो है वो ट्रांसपोर्टर्स का जो है साफ प्रयोग किया है। और वो 3 प्रकार के जो ट्रांसपोर्टर्स है, उसमें सबसे पहला जो ट्रांसपोर्टर है वो है आपका एस बैंड ट्रांसपोर्टर। तो जो एस बैंड ट्रांसपोर्टर है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से 4 के आसपास जो है 2 से 4 के आसपास जो है 2 से 4 हर्ट्ज के आसपास होती है, 2 से 4 हर्ट्ज के आसपास होती है, 2 से 4 हर्ट्ज के आसपास होती है।
और ये एस वाला होता है, मतलब एस की जो कैपेसिटी होती है वो लेके 2 से 4 हर्ट्ज के आसपास होती है। जबकि जो सी बैंड होता है, जहां मैंने बताया भी था आपको कि सी बैंड के जो फ्रीक्वेंसी है उसको जो 5G टेक्नोलॉजी के बाद ओवर क्रॉस कर रही है, इसलिए एविगेशन मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी पायलट्स हैं वो एक आशंका जता रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमारे अंदर असुरक्षा की भावना रहेगी। इस दिशा में सरकार प्रयास भी कर रही है, तमाम स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। तो ये करीब करीब 4 से लेकर के 8 हर्ट्ज के आसपास फ्रिक्वेंसी होती है। जो भारत में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उसमें 3 प्रकार के ट्रांसपोर्टर्स का यूज़ किया जाता है। तीसरा है KU बैंड भारत में, तो ये 12 से लेकर के 18 हर्ट्ज के आसपास होते हैं ना। तो याद रखेंगे आप, एस बैंड जो है वो 2 से 4 है ना, उसके बाद जो सी बैंड है वो आपके 4 से 8 है ना, ये 2 से 4 एस वाला, फिर सी वाला 4 से 8, और उसके बाद जो KU बैंड है ये आपका जो हो गया आपके 12 से जो है 18, 12 से जो है 18, 12 से 18। एक बार फिर से देख लेंगे है ना, और अच्छे से याद रखेंगे। तो भारत में जो संचार उपग्रह है वो 3 प्रकार के ट्रांसपोर्टर्स का प्रयोग किया जाता है। एक एस बैंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 से 4 हर्ट्ज होती है, दूसरा सी बैंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 होती है, तीसरा KU बैंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 12 से 18 होती है, और एक KA बैंड भी होते हैं जो 27, 27.5 से लेकर के जो है आपके 27.5 लेके 40 गीगाहर्ट्ज तक के होते हैं ना। ये फ्रीक्वेंसी इसकी हर्ट्ज में है ना। एस बैंड 2 से 4, उसके बाद सी बैंड 4 से 8, और जो आपके KA बैंड है, KU बैंड है वो आपके 12 से 18 गीगाहर्ट्ज है, और ये KA बैंड है ये 27.5 से लेकर के 40 गीगाहर्ट्ज है ना। हमारे यहाँ जो भी संचार उपग्रह लगाए जाते हैं उसमें आमतौर पर ये 3 तरीके का प्रयोग होता है। एस बैंड 2 से 4 हर्ट्ज, सी बैंड 4 से 8 हर्ट्ज, और KU बैंड 12 से लेकर के 18 गीगाहर्ट्ज। जबकि KA बैंड की फ्रीक्वेंसी 27.5 से 40 गीगाहर्ट्ज के आसपास होती है। तो जैसे जैसे हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ ही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का बढ़ना मतलब वेव्स में डिस्टरबेंस होना, मतलब एनर्जी में डिस्टरबेंस होना वेव्स कहलाता है, और 1 सेकेंड में वेव्स में डिस्टरबेंस हो रहा है मतलब वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और 1 इकाई में हो रहा है मतलब वो पल्स कहलाता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ ट्रांसमीटर से अधिक सेंट्रलाइज सिग्नल प्राप्त होते हैं, और उनको भूकेंद्र पर रिसीवर का आकार या तकनीकी जटिलताएं जो हैं वो उनको प्राप्त करती हैं, तो जिससे रिसीवर के आकार का और तकनीकी जटिलताएं जो हैं वो अपने आप कम हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा जाएगी ट्रांसपोर्टर उतने अधिक सेंट्रलाइज सिग्नल को प्राप्त करेगा, और ये इस तरीके के बैंड्स को खरीदने में काफ़ी पैसा भी लगता है ना। तो हमारे यहाँ आमतौर पर एस बैंड 2 से 4 हर्ट्ज, और सी बैंड 4 से 8 हर्ट्ज, और KU बैंड 12 से 18 गीगाहर्ट्ज यूटिलाइज किया जाता है। KU बैंड हमारे यहाँ आमतौर पर 27.5 से 40 गीगाहर्ट्ज यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं। तो संचार उपग्रह का जो फुटप्रिंट होता है वो 42% के आसपास होता है। मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर संचार उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम 3 उपग्रह कहीं न कहीं आवश्यक होते हैं। मतलब इनका फुटप्रिंट जो होता है उसके लिए 3 उपग्रह तो चाहिए ही चाहिए, 3 सैटेलाइट तो चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग जो है यहाँ पर 3 सैटेलाइट रखते हैं, और जो संचार उपग्रह हैं उनका हम फुटप्रिंट जो है वो प्राप्त करते हैं। करीब करीब 42% के आसपास होता है। मतलब संचार उपग्रह का अधिक फुटप्रिंट जो है वो 42 के आसपास होता है, और पृथ्वी पर संचार उपग्रह उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम 3 सैटेलाइट्स चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये तमाम बातें हैं। अब पिछले कुछ सालों में हमने भूस्थिर कक्षा के उपग्रहों के मामले में कुछ सुधार भी किए हैं। हमने मल्टीपल उपग्रहों के स्थान पर स्पेशलाइज्ड उपग्रह छोड़े हैं। जैसे आज हमारे पास 15 के आसपास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, 4 हमारे पास मौसम के पूर्वानुमान वाले सैटेलाइट्स हैं, और हमने 200 से ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स लगवाए हुए हैं जो कि अप लिंकिंग डाउन लिंकिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। हम डाउन लिंकिंग फ्रिक्वेंसी भेजते हैं, अप लिंकिंग करके हमको भेजते हैं। चाहे हम एस बैंड यूज़ करें, हम सी बैंड यूज़ करें, हम KU बैंड यूज़ करें, भविष्य में KA बैंड भी यूज़ करेंगे। तो हम आजकल मल्टीपल सैटेलाइट्स के बजाय स्पेशलाइज सैटेलाइट पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे हम कल्पना 1 है, मौसम के लिए हमने भेजा, इनसेट 3DR हमने भेजा एक स्पेशल मौसम के पूर्वानुमान के लिए। तो ये कल्पना 1 और जो इनसेट 3DR है ये इस प्रकार के मल्टीपल बैंड है। उपग्रहों में KU बैंड की ट्रांसपोर्टर्स की बढ़ती संख्या लगातार हमारे यहाँ जो आपके है वो KU बैंड की जो है संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज के आसपास है। ठीक है। विदेशी उपग्रहों के ट्रांसपोर्टर्स को भारत में अभी हाल ही में अनुमति भी मिल गई है, और हाल ही में निजी क्षेत्र को भी अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अनुमति दे दी गई है। और इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हम अब
भूस्थितिक कक्षा में उपग्रहों के बढ़ते महत्व को देखकर हम इस दिशा में बहुत से प्रयास कर रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं। तो हमने अभी तक की क्लास में जो मेन चीज यहां पर देखी वो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा भूस्थितिक कक्षा से संबंधित उपग्रह, और दूसरा पॉइंट भूस्थितिक कक्षा और संबंधित उपग्रहों पे हमने चर्चा की। हमने बताया कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जब 15 अगस्त 1969 को इनको स्पार के बनने के 7 साल बाद 62 में इनको स्पार बना और उसके बाद इसरो बना, तो उसमें पूंजी की क्रिया का केंद्र था। और कहीं ना कहीं इसरो उस समय जिस तरीके से काम कर रहा था वह निवेश के लिए काम कर रहा था। हम उस समय शून्य थे, आज हम सृजन की स्थिति में, धीरे धीरे आय का स्रोत बन गया और बहुत सारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने काम करके मानव का विकास किया, कृषि का विकास किया, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विकास किया, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को हमने आगे बढ़ाया। और ये हमने आपको बताया कि भाई किस तरीके से ये इक्वेटर पर एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को डेवलप किया गया 36,000 किलोमीटर की हाइट पर, जो कि वृत्तीय आकार में है और 24 घंटे का इसका आवर्तकाल है और करीब करीब इसकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी उपग्रह लगाए जाते हैं पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं और ये संचार उपग्रह के लिए सबसे जरूरी चीज है। और इसरो के जो 4 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उसमें जियो स्टेशनरी, उसके बाद पोलर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी पोलर ऑर्बिट, और इसके साथ ही साथ जो है लॉन्चिंग रॉकेट, और इसके साथ ही साथ जो है वो स्पेस साइंस के क्षेत्र में अनुसंधान करना। तो जितने भी कम्युनिकेशन उपग्रह जो आज की डेट में 15 के आसपास कम्युनिकेशन उपग्रह हैं और 4 के आसपास जो मौसम के पूर्वानुमान वाले उपग्रह हैं, वो तमाम उपग्रह और इनसे संबंधित जितने भी ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए हैं वो यहाँ पर हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। और ये देखने वाली बात है कि इसरो ने अपनी बहुत सारी सहयोगी संस्थाएं, जिसमें इसरो सैटेलाइट सेंटर जो बेंगलुरु में है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में है, विक्रम साराभाई सेंटर जो आपके त्रिवेंद्रम में है, और सतीश धवन हरी सेंटर जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है, ये तमाम जितने भी संगठन हैं वो इसरो के इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। और मास्टर कंट्रोलर फैसिलिटेटर जिसका एक यूनिट हसन में है कर्नाटका में, दूसरा भोपाल में है, 13 अप्रैल 2005 को बना। इसके अलावा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में। ये तमाम जो जितने भी सुदूर संवेदन से संबंधित चित्र या आंकड़ों का जो है ये एनालिसिस करते हैं। तो हमने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए 1982 में जो है इनसेट प्रोग्राम चलाया, और ये जो इनसेट प्रोग्राम हमने चलाया 1982 में इनसेट 1 हमारा फेल रहा। अब इनसेट 1B जो हमने चालू करा वो हमने टीवी के लिए किया, और वहाँ पर हमने जो है PCO जो पब्लिक कॉल ऑफर्स है इन चीज़ों को डेवलप किया। इनसेट 3A के प्रोग्राम में हमने मोबाइल क्रांति के क्षेत्र में काम किया, और इनसेट जो 4 जनरेशन वाला जो सीरीज था जो 1982 से स्टार्ट था उसमें हमने जो डायरेक्ट टू होम को लेकर काम किया। बाद में फिर हमने 2001 में जीसेट के क्षेत्र में काम किया। कम्युनिकेशन के सेक्टर में जितने भी डेवलपमेंट हो सकते थे हमने किया, और इसके लिए हमने बहुत सारे जो है 200 के आसपास जो है ट्रांसपोर्टर्स लगाए जो कि भू केंद्र से आने वाले सिग्नल को जो लो फ्रिक्वेंसी वाले थे हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट किया। और ये ट्रांसपोर्टर्स हमने लगाए, और ये ट्रांसपोर्टर्स जो हमने लगाए, ये ट्रांसपोर्टर्स की भी कहानी ऐसी है कि हमने ये ट्रांसपोर्टर जो संचार उपग्रह लगाए, ये भी हमने 3 प्रकार के ट्रांसपोर्टर्स का जो है बेसिकली यहाँ पर यूज देखने को मिला। पहला जो एस बैंड जो कि 2 से लेकर 4 हर्ट्ज के आसपास था कैपेसिटी, सी बैंड जिसका कैपेसिटी 4 से 8 हर्ट्ज था, और के यू बैंड जिसकी सबसे ज़्यादा क्षमता में यूज होता है 12 से लेकर के 18 गीगा हर्ट्ज। के ए बैंड जो है वो करीब 27.5 से 40 गीगा हर्ट्ज है, उनका यूटिलाइजेशन हम लोग कम करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी जितनी बढ़ेगी ट्रांसपोर्टर उतनी तेजी से केंद्रीय सिग्नल प्राप्त करेंगे, और भूकेंद्र पर रिसीवर का जो साइज है और जो टेक्निकल जटिलताएं हैं उतनी कम होंगी, और वो अपलिंकिंग डाउन लिंकिंग की प्रोसेस में जो है ट्रांसपोर्टर्स काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो भूस्थिति कक्षा में हमने अभी तक जो मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च किए, अब हमने विशेष सैटेलाइट विशेष क्षेत्र के लिए, जैसे मौसम के लिए हमने कल्पना 1, या मौसम संबंधित पूर्वानुमान के लिए हमने इनसेट 3DR, इस प्रकार के जो है चीज़ों पे काम चालू किया। हमने KU बैंड की मात्रा को कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स की बढ़ती संख्या जो है एक बहुत बड़ा कारण रहा। हमने विदेशों से भी जो है बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्टर्स मंगाए, और हाल ही में हमने प्राइवेट सेक्टर को भी जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे आने के लिए बुलाया है कि भैया आप भी आइए, और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से वहाँ जाकर के आप संचार उपग्रह स्थापित करिए, ट्रांसपोर्टर्स लगाइए। और जितना संचार कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, इनसेट प्रोग्राम इनसेट 1A 1B से लेकर इनसेट 2A 2B से लेकर इनसेट 3A 3B से लेकर इनसेट 4A 4D, और वर्तमान जो इनसेट सीरीज चली 82 से लेकर अब तक,
उसके 2001 में हमने जो जीसैट लाया, और हमने जितना भी काम इस क्षेत्र में किया भूस्थितिक कक्षा में, हमने उपग्रहों के बढ़ते महत्व को देखा। और आज भी लगातार हम जियो स्टेशनरी के अंदर ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसरो का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड पायदान रहा, हमने सुदूर संवेदन या ध्रुवीय कक्षा, जो इंडियन रिमोट सेंसिंग या जो पृथ्वी का अवलोकन प्रणाली है, या हमने जो आपके ऑर्बिट, जो पोलर ऑर्बिट है, वहां पर इन चीजों को डेवलप करने का प्रयास किया। और सुदूर संवेदन का मतलब ही होता है दूर से संवेदन, मतलब ये विभिन्न उपकरणों के द्वारा किया गया और हमने दूर से ही जो है सुदूर संवेदन किया, इंडियन रिमोट सेंसिंग किया। और हमेशा इंडियन रिमोट सेंसिंग पे मेंस में क्वेश्चन रहता ही रहता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सूचना संचार प्रौद्योगिकी पढ़ रहे थे यूनिट 9 में, पढ़ाते समय मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया था कि मुख्य परीक्षा का बनने वाला प्रश्न भी आपको टेलीकॉम सेक्टर से अगर आ जाए और सूचना या संचार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आ जाए, आपको बनेगा ही बनेगा। चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देव्यांग मेहता का काम हो या फिर वो सैम पित्रोदा का टेलीकॉम सेक्टर में काम हो। उसी तरीके से हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं या इसरो के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो विक्रम साराभाई से लेकर सोमनाथ जी तक अगर इसरो ने जो भी काम किए हैं वो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए हैं। पहला जियो स्टेशनरी के क्षेत्र में काम किया, संचार उपग्रहों को लेकर इनसेट सीरीज चलाई, जीसेट सीरीज चलाई, और अब जो है अब दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट पढ़ रहे हैं कि पोलर सेक्टर में, तो पोलर ऑर्बिट के अंदर जो है जो भी काम हुआ, पृथ्वी अवलोकन प्रणाली इसको कहा जाता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सुदूर संवेदन मतलब दूर से संवेदन, तो हम विभिन्न उपकरणों का प्रयोग इसमें करते हैं, कैमरे का यूज करते हैं, हम वीडियो कैमरे का यूज करते हैं, और इन सभी सुदूर संवेदी उपग्रहों के माध्यम से, जो कि सुदूर संवेदी उपग्रह जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो हम सुदूर संवेदन के द्वारा सूर्य के प्रकाश के साथ जितनी भी पृथ्वी पर स्थित वस्तुएं हैं उनके व्यवहार पर आधारित जो है उन चीज़ों को देखते हैं। हम उनका व्यवहार अलग अलग सारी चीज़ों का देखते हैं कि प्रकाश का अवशोषण हो रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। तो सुदूर संवेदन के अंदर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि इंडियन रिमोट सेंसिंग का यूटिलाइजेशन करके हम कैमरे का, वीडियो कैमरे का, तो इन सब में हम देखते हैं कि जो सुदूर संवेदी उपग्रह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें हम सूर्य के प्रकाश के साथ साथ पृथ्वी पर स्थित जितनी भी वस्तुओं का व्यवहार है उस पर आधारित व्यवहार जो डिफरेंट होता है, प्रकाश के अवशोषण को लेकर, प्रकाश के उत्सर्जन को लेकर, प्रकाश के प्रकीर्णन को लेकर, उन सभी का अध्ययन हम यहाँ करते हैं। और इसी कड़ी में हमने जो भारत द्वारा जो पोलर ऑर्बिट में उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया, इसकी शुरुआत जो इंडियन रिमोट सेंसिंग है 1988 में की गई। जैसे इनसेट सीरीज को जो है 1988 इनसेट सीरीज को 1982 में लाया गया था, और जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज है इसको जो है 1988 में लाया गया। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो आपके नेशनल लेवल पर नेशनल स्पेस पॉलिसी बनी थी 72 में, तो उसमें 2 चीज़ें की गई थी। एक तो हमने जो है रॉकेट लॉन्चिंग को लेकर के काम किया था, और दूसरा हमने जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग को लेकर काम किया था। तो रॉकेट लॉन्चिंग को लेकर जो काम किया गया तो उसमें भी जो रॉकेट था वो साउंडिंग रॉकेट था, है ना, साउंडिंग रॉकेट था, और दूसरा जो था वो लॉन्चिंग रॉकेट था। तो साउंडिंग रॉकेट जो पृथ्वी के इंटरनल चीज़ों के अध्ययन के लिए किया गया था, लॉन्चिंग रॉकेट जो SLV-3 से लेकर के जो है वो ASLV से लेकर के PSLV से लेकर के और आपके GSLV से लेकर के आपके RLV से लेकर के RLV पैड से लेकर के जो है अवतार तक की कहानी है। तो ये सारी चीज़ें की थी। उसी तरीके से सैटेलाइट में भी 2 चीज़ें थी। एक हमने जो है इनसेट सीरीज चलाई थी जो कि 1982 में चली और बाद में जो है जीसेट में कन्वर्ट हो गई। दूसरा हमने इंडियन रिमोट सेंसिंग लाया था। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 1988 में आया। तो ये पूरा हमने नेशनल स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत लाया। तो भारत में ध्रुवीय कक्षा के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था हमने इंडियन रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत, और ये प्रोग्राम हमारा चला था 1988 में। ये वो दौर था जब हम इंडियन रिमोट सेंसिंग को लेकर काम कर रहे थे, और हमारा जो इंडियन रिमोट सेंसिंग का 1A था सफलतापूर्वक हमने प्रक्षेपित किया था। और तब से बाद से लेकर आज तक हमारे जितने भी उपग्रह स्थापित किए गए, हमने जितने भी उपग्रह यहाँ पर ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए हैं, हमारे जितने भी ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह स्थापित हुए हैं, वो सारे के सारे उपग्रह हमारे ध्रुवीय कक्षा में जो है वो फाइनली सक्सेसफुल हुए हैं। और तुल्यकालिक भाग में उपग्रहों को हमने सूर्य के तुल्यकालिक भाग में इनको प्रक्षेपित किया। भारत में आज भी ऐसे 13 भारतीय उपग्रह सक्रिय हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा भूस्थितिक कक्षा में 4 उपग्रहों को हमने प्रक्षेपित किया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से 15 संचार उपग्रह जियो स्टेशनरी में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से पोलर ऑर्बिट के अंदर करीब करीब 13 भारतीय उपग्रह सक्रिय हैं। और उस पूरे उपग्रहों को आप यहां देख सकते हैं, सन है
और सन सिंक्रोनाइजेशन भी इसको कहा जाता है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोलर ऑर्बिट की जो हाइट है वो करीब करीब 900 किलोमीटर के आसपास है, साउथ से लेकर के यहाँ तक। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 जो भारतीय उपग्रह हैं, जो भूस्थितिक कक्षा में जो 4 मौसम उपग्रह हैं, जिसमें हमने देखा कि इनसेट 3D, कल्पना, इनसेट 3A और इनसेट 3DR, वो भी यहाँ पर स्थापित किए गए। मतलब जो हमने जियो स्टेशनरी में स्थापित किया था वो 15 संचार उपग्रह थे, जो 4 मौसम के पूर्व अनुमान वाले उपग्रह हैं, वो हमने पोलर में स्थापित किए। वो पोलर में हमने इनसेट 3D किया है, इनसेट 3D के अलावा इनसेट 3A किया है, इनसेट 3DR किया है, और हमने कल्पना किया है। चारों मौसम से संबंधित उपग्रहों को हमने पोलर वाले में लॉन्च किया हुआ। और लगभग आप ये देख रहे हैं डायग्राम में कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो है पोलर ऑर्बिट के अंदर जो है, ये आप समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये सन की यहाँ पर रेस पड़ी है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये पोलर ऑर्बिट की जो हाइट है 900 किलोमीटर के आसपास है, और हमने यहाँ पर जो है ये इस प्रकार के इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है लगाए हैं। और ऐसे हमने 13 के आसपास है ना, ऐसे हमने लगभग 13 के आसपास है ना, 13 ये, और जो है 4 मौसम वाले है ना, जिसमें इनसेट 3A, इनसेट 3DR, इनसेट 3 इनसेट नाम है उनके, याद रखेंगे। इनसेट 3D का, इनसेट 3D आपके, इनसेट 3A और इनसेट 3DR। एक तो इनसेट 3D, एक इनसेट 3DR और एक इनसेट 3A और एक कल्पना 1, इनको हमने स्थापित किया हुआ। तो ये लगभग आप मान के चलिए कि ये लोकेशन है जहां पर इस तरीके का मामला यहां पर क्रिएट हो रहा है। और भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रहों के मामले में हमने पिछले कुछ साल में काफी सुधार किया। हमने आजकल स्पेशलाइज टाइप के जो है उपग्रहों को यहां पर प्रक्षेपित किया। अगर हम नजर देखें तो हमने स्पेशल टाइप के, जैसे हम लोग वहां पहले मल्टीपल भेजते थे जियो स्टेशनरी में, तो हमने मौसम के लिए भी जो पूर्वानुमान लगाने के लिए हमने जो है इनसेट 3A, इनसेट 3D, इनसेट 3DR और कल्पना 1 जैसी चीजों को भेजा है। तो हमने उसी तरीके से नागरिक उद्देश्यों के लिए कार्टोसैट सैटेलाइट भेजा हमने, है ना। हमने बादलों के अध्ययन करने के लिए फ्रांस के साथ 2012-13 में मेगा ट्रॉपिक्स भेजा। हमने बाद में सरल करके भी अभियान भेजना, है ना, क्लाइमेट के लिए। प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन के लिए हमने रिसोर्स सेट भेजा। तो नागरिक उद्देश्यों के लिए हमने कार्टो सेट भेजा हमने, है ना। हमने बादलों के अध्ययन के लिए जो है मेगा ट्रॉपिक्स भेजा। हमने प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन के लिए जो है वो रिसोर्स सेट भेजा। तो ऐसे बहुत सारे अभियान हम लोग भेज रहे हैं। इसके अलावा सुदूर संवेदी उपग्रहों में हमने जो कैमरे यूज किए, कैमरों में भी हमने सुधार किया है। पहले हम लोग जो कैमरे यूज करते थे उसमें सेंसर का यूज होता था, और फोटोमीटर या आपके थर्मल इंफ्रारेड स्पेडोमीटर या माइक्रोवेव ब्रेड के कैमरे या लीस कैमरा, जो लाइनर इरोगोइंग सेल्फ स्कैनिंग वाले जो कैमरे हैं, आजकल हम लोग जो है इस प्रकार के कैमरों का भी यूटिलाइजेशन यहां पर कर रहे हैं। मतलब हम जो है वो सुदूर संवेदी उपग्रहों के अंतर्गत अब डिफरेंट प्रकार के कैमरे का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम कैमरों के रिजोल्यूशन के में भी सुधार कर रहे हैं। हम छोटी आकृतियों का भी चित्र लेने में सक्षम है। अगर हमको 1m×1m×1m साइज की भी कोई, अगर यहाँ पर कोई रिजोल्यूशन में सुधार करने के बाद छोटी आकृति का चित्र लेना है तो हम वो भी कर रहे हैं। कैमरे के चित्र लेने और रिकॉर्डिंग क्षमता में हम सुधार कर रहे हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत। और भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह सही दिशा में काम कर रहा है पोलर सैटेलाइट के अंतर्गत। और इन उपग्रहों से जो चित्र और आंकड़ों को हम विभिन्न केंद्रों पर प्राप्त कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके लिए हमने जो है देहरादून में NRSC बना के रखा है ना। आपने जोधपुर में हमने बना के रखा है, नागपुर में बना के रखा है, खड़गपुर में बना के रखा है ना। ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बना के रखा है देहरादून में, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में बना के रखा है। हमने साउथ रिमोट सेंसिंग बेंगलुरु बना के रखा है, सेंट्रल रिमोट सेंसिंग सेंटर में नागपुर में बना के रखा है, ईस्ट रिमोट सेंसिंग सेंटर हमने खड़गपुर में बना के रखा है, वेस्ट रिमोट सेंसिंग सेंटर हमने जोधपुर में बना के रखा है। पूरे भारत के अंदर हम रिमोट सेंसिंग सेंटर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इसरो विभिन्न प्रकार के जो है चित्रों को इकट्ठा कर रहा है। इसके लिए हमने एक भुवन नाम का वेब पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है, और ये 2D 3D और वीडियो रूप में जो है कहीं ना कहीं चित्रों को संकलित करता है। तो ये जो भुवन नाम का जो पोर्टल है, ये आपको याद रखना है कि भुवन नाम का पोर्टल जो है ये इसरो के द्वारा जो है इस प्रकार के चित्रों के कलेक्शन के लिए यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ हम भूस्थितिक कक्षा के उपग्रहों का प्रयोग भी यहाँ पर कर रहे हैं। दूरदर्शन हो, रेडियो प्रसारण हो, दूरसंचार हो, मौसम का पूर्वानुमान हो, तो इस प्रकार की गतिविधियों के लिए हम काम कर रहे हैं रिसीवर और ट्रांसमीटर लगा के। और आज जो भारतीय दूरदर्शन की पहुंच है वो 100% क्षेत्रफल और 100% जनसंख्या तक है। तो निश्चित तौर पे जो भारत में आज आप DD1 कार्यक्रम देख रहे हैं या दूरदर्शन के कार्यक्रम देख रहे हैं,
तो ये संभव हो पाए इस प्रकार के संचार उपग्रहों से और उन संचार उपग्रहों में लगे हुए ट्रांसपोर्टर से। करीब 15 के आसपास संचार उपग्रह लगे और उनमें 200 के आसपास ट्रांसपोर्टर्स लगे हैं जो रिसीवर और ट्रांसमीटर का काम करते हैं, निम्न आवृत्तियों को हाई आवृत्ति में बदलने का काम करते हैं। और टेलीविजन प्रसारण में भी हमने जो है आज की डेट में जो है KU बैंड ट्रांसपोर्टर की उपलब्धता लाई है। अभी तक हम S बैंड का यूज़ करते थे जिसकी कैपेसिटी 2 से लेकर 4 हर्ट्ज होती थी और डाउन लिंकिंग अप लिंकिंग में हम यूटिलाइज करते थे। बाद में फिर हमने जो है C बैंड लाया और वो 4 से 8 हर्ट्ज कैपेसिटी के थे। फिर हमने KU बैंड मंगवाए जो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज के हैं और निश्चित तौर पे भविष्य में हम KA बैंड के भी मंगवाएंगे जो 27.5 से लेकर के 40 गीगाहर्ट्ज के होंगे, है ना। अभी जब 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई तो एक एविगेशन मिनिस्ट्री के पास प्रस्ताव गया, देश के 5-6 हज़ार जो पायलट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने एक एविगेशन मिनिस्ट्री को भेजा कि साहब कल को अगर 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी 4.2 से लेकर 4.4 हर्ट्ज के आसपास है और करीब करीब जो है आपके S बैंड की कैपेसिटी जो है वो 3.8 से 3.9 के आसपास है ना। अब अमेरिका जैसे देशों में जहाँ बोइंग कंपनी है या यूरोपियन कॉन्टिनेंटल जैसे देशों में जहाँ एयरबस जैसी बड़ी बड़ी एविगेशन कंपनियां हैं, हाँ, तो अमेरिका में जो AT&T कंपनी है जो 5G सेवाएं देती हैं या फिर जो वर्जन जैसी कंपनियां हैं जो अमेरिका में इस प्रकार की सेवाएं देती हैं, उन्होंने लगातार इस चीज़ का विरोध किया, है ना। दक्षिण कोरिया जैसा देश है जिसने 5G टेक्नोलॉजी लाई लेकिन वहाँ किसी एविगेशन कंपनी ने इस प्रकार के एलिगेशन नहीं लगाए। भारत में इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। 5G टेक्नोलॉजी लॉन्चिंग के जब से प्रयास किए गए हैं 2022 के अंत तक भारत के 13 शहरों में 5G टेक्नोलॉजी एज ए ट्रायल कहीं ना कहीं कंप्लीटली सक्सेसफुल भी हो जाएगी। तो ये दूरदर्शन जो आज की डेट में हम देख रहे हैं ये भी KU बैंड के ट्रांसपोर्टर्स यहाँ लगे हुए हैं और डायरेक्ट टू होम के माध्यम से विभिन्न भाषाओं से संबंधित जो है 850 से ज़्यादा चैनल अगर आज आप देख पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो भूस्थिति कक्षा के ये संचार उपग्रह ट्रांसपोर्टर की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। समाचार चैनलों द्वारा वास्तविक समय में समाचार का संग्रहण करना, उसके प्रसारण का कार्य करना, ये सब भी KU बैंड की वजह से संभव हो पाया है और KU बैंड की कैपेसिटी जो है वो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज के आसपास है। रेडियो नेटवर्किंग की अगर बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो चैनल जो कि C बैंड और KU बैंड ट्रांसपोर्टर के माध्यम से प्रचारित होता है और रेडियो चैनल जिसमें कि जियो टैगिंग भी किया गया है और डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म पर विभिन्न रेडियो स्टेशन आज की डेट में उपलब्ध भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो रेडियो नेटवर्किंग का पूरा कंसेप्ट है वो C बैंड पर बेस्ड है और KU बैंड पर बेस्ड है। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में आज S बैंड से संबंधित ट्रांसपोर्टर जो 2 से लेकर 4 हर्ट्ज के आसपास यूटिलाइज करके हम मोबाइल क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मोबाइल क्षेत्र में जो है तेजी से इस दिशा में काम किया जा रहा है ना। और मोबाइल क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है S बैंड का प्रयोग और C बैंड और KU बैंड का प्रयोग जो है विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा VSAT जो वेरी शॉर्ट एपरेचर टर्मिनल है, हम इंटरनेट के लिए इसका यूटिलाइज कर रहे हैं, इंटरनल नेटवर्क के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वो भी तब जबकि कहीं ना कहीं डीप नेट या डार्क नेट जैसी समस्याएं जहां सर्च इंजन चाहे आप आर्ची का यूज कर दो, गूगल का कर दो, याहू का कर दो, बिंग का कर दो, दुनिया की सिर्फ 4% चीजों को ही आप सर्च कर पा रहे हैं। जबकि आज भी तार जैसे कुछ ऐसे सर्च इंजन है जिसकी मदद से आप जो डीप नेट या डार्क नेट या ऐसी सामान्य ब्राउजर जिनसे हम चीजों को नहीं खोज सकते हैं उन तक भी अपनी पहुंच बनाने का प्रयास हो रहा है और इसके लिए हमारी गुप्तचर संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा आयाम है और उपग्रह संचार प्रणाली जो है वो कहीं ना कहीं क्लोजर यूजर ग्रुप इसके लिए विकसित किया गया है और कई संगठन आपस में इसके लिए संचार कर रहे हैं, अपने बीच के संचार के लिए कर रहे हैं, जैसे NTPC है, ONGC है, गेल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। ये सारे लोग जो हैं वो क्लोजर यूजर ग्रुप के माध्यम से भी अपना पर्सनल नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ टेलीमेडिसिन, ई शिक्षा आदि भी क्षेत्रों में काम हो रहा है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से निश्चित तौर पर जो है हम दूरस्थ चिकित्सा केंद्रों तक जो है अपनी चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार के ट्रांसपोर्टर्स लगा के हम T1, T2, T3, T4 ये विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, T5, T6, T7, CH अलग अलग लेवल के हैं और ये सेंट्रल हब एक मुख्य अस्पताल बना करके जो है टेलीमेडिसिन एजुकेशन देने का हम प्रयास कर रहे हैं और ये दूरस्थ चिकित्सा के तहत हम डॉक्टर दूरदराज के क्षेत्रों में जो रोगियों का इलाज कर रहे हैं। 2001 में सामाजिक कार्यक्रम के तहत टेलीमेडिसिन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले तमिलनाडु में ये प्रोग्राम चालू हुआ था, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
जिस समय विभिन्न बीमारियों का इलाज किया गया। बिहार ने संजीवनी ऐप जो लॉन्च किया था कोरोना के समय, संजीवन ऐप, ये एक टेलीमेडिसिन पर बेस्ड प्रोग्राम था। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चिकित्सीय परामर्श दिया गया था। एक वंडर ऐप की मदद से बिहार में गर्भवती महिलाओं का भी जो है इलाज का प्रयास किया गया। इस तरीके के बहुत सारे ऐप बनाए गए, है ना। ये कुछ ऐप थे जो शुरुआती स्तर पर किए गए, और टेलीमेडिसिन को लेकर लगातार जो है इस दिशा में काम किया जा रहा है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, विद्या वाहिनी जैसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसरो ने एजुसेट कार्यक्रम चलाया हुआ है। अभी भारत सरकार रीड ऑनली टर्मिनल और सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने जा रही है, जहां एजुकेशन के लिए बहुत सारे सी बैंड और केयू ट्रांसपोर्टर्स लगा के जो है रीड ऑनली टर्मिनल, और रीड ऑनली टर्मिनल के साथ साथ जो है सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल लगाकर जो है बड़े बड़े वर्चुअल क्लासरूम बनाने पर प्लान बना रही है सरकार। अभी हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने ये कहा है कि रोटी कपड़ा मकान के साथ अर्थात आटा के साथ साथ डाटा भी जरूरी है, और इंटरनेट को जो है वो मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। और शायद यही कारण है कि अब जो है हर व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचे और इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचे, इसको भी लेकर इस दिशा में काम हो रहा है। ई शिक्षा की बात हो रही है, ई चिकित्सा की बात हो रही है, हाँ, उपग्रह आधारित नेविगेशन की बात हो रही है ना। तो हम लोग जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के आधार पर इस तरीके से काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो है वो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात चल रही है, चाहे लैटिट्यूड हो, एल्टीट्यूड हो, लॉन्गिट्यूड हो, सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है ये उपग्रह आधारित नेविगेशन के द्वारा। और वर्तमान में कुल 33 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, जिसमें 24 का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। अभी भारत सरकार ने भी 2 नेविगेशन सैटेलाइट लगाए हैं, एक गगन लगाया है, दूसरा नाविक लगाया है। और गगन और नाविक जो है ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे यूरोपीय यूनियन का गैलीलियो, जैसे चाइना का बिडायू, जैसे जापान का QZ, जैसे फ्रांस का कंपास, जैसे रूस का ग्लोनास, है ना। तो ये गगन जो है ये भू स्थिति कक्षा में GSAT 8, GSAT 10, GSAT 15, है ना, ये KU बैंड का प्रयोग करके जो है गगन को लाया गया है। और गगन जो है एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि गगन एक प्रकार से GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है, और गगन जो है ये एक प्रकार से जो है वो सिविल यूज के लिए है, और जबकि नाविक जो है ये एक स्ट्रेटेजिक यूज के लिए है। ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, 7 प्रकार के उपग्रह यहाँ पर लगाए गए रीजनल लेवल पर। तो गगन जो है वो रीजनल और ग्लोबल है, और नाविक जो है वो चारों महानगरों की सुरक्षा के लिए है, वो क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाला वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके के बहुत सारे यूटिलाइजेशन पर काम चल रहा है, और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और हमने स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस को लेकर और हमने रिस्ट्रिक्टेड सर्विस को लेकर के काम किया है, और ये हमने जो GIS वगैरह हैं, डाटा वगैरह इकट्ठे किए हैं इसके लिए। और हम इसको बहुत डिटेल में जब हम ज्योग्राफी में एडवांस ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसको बताएंगे। अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना ज़रूरी हम बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन की जानकारी के लिए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो 2005 में बनी, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो सब मिलकर के इस दिशा में काम करेंगे, और इस तरीके का प्रोग्राम चलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और आपदा प्रबंधन के लिए भी हम लोग इस तरीके से जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में जाके इस प्रकार का कल्पना, एक मैटसेट लगाएंगे, इनसेट 3D लगाएंगे, इनसेट 3DR लगाएंगे, इनसेट 3A लगाएंगे, और ये वेरी हाई रिवोल्यूशन रडार जो रहेगा वहाँ से आपदा से संबंधित सारी जानकारियाँ देगा। यहाँ पे एक डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म रहेगा, यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर रहेगा, और ये DDC लगा रहेगा जिसमें TV, रेडियो, इंटरनेट सबको हम जोड़ेंगे, और इस तरीके से हमको सारी जानकारी यहाँ पर जो है वो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के द्वारा यहाँ पे जो हमको पता चलते जाएगी, और इस तरीके से आपदा प्रबंधन में भी हम इस प्रकार की चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो पूरी तैयारी भारत सरकार की है इस दिशा में काम करने की, और भारत सरकार इस दिशा में काम कर भी रही है ना। तो सुदूर संवेदन के क्षेत्र में कई प्रयास हो रहे हैं, और भारत सरकार इस दिशा में सही तरीके से काम अपना कंटिन्यू कर रही है। तो लगभग सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसरो के द्वारा जो संचार उपग्रह के लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चीज़ें छोड़ी गई, संचार उपग्रह जो 15 स्थापित किए गए हैं, 200 ट्रांसपोर्टर्स लगाए गए हैं। उसी तरीके से जो पोलर ऑर्बिट है वहाँ पर 13 से ज़्यादा इंडियन रिमोट सेंसिंग लगाए गए हैं। इसके अलावा जो हम लोग बात कर रहे हैं वो गगन को, नाविक को लेके कर रहे हैं, और 4 मौसम पूर्वानुमान केंद्र जिसमें इनसेट 3A, इनसेट 3D, इनसेट 3DR और कल्पना 1 को भी यहाँ पर लगाया गया। अब लॉन्चिंग रॉकेट की अगर हम बात करें, जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट काम है इसरो का, क्योंकि पहला काम है जियो स्टेशनरी, दूसरा काम है ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट जो पृथ्वी अवलोकन के लिए, और तीसरा जो है वो लॉन्चिंग व्हीकल है।
तो जो हमारा नेशनल स्पेस प्रोग्राम 72 में आया था, उसकी दो चीज़ें थी, एक रॉकेट के लिए आया था, एक सैटेलाइट के लिए आया था। सैटेलाइट के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग जो 88 में आया और इनसेट जो 1982 में आया, जिसको हमने पढ़ा दिया, और जीसेट जो 2001 के बाद आया। और जो आपका रॉकेट है ये दो तरीके का है, एक साउंडिंग रॉकेट, एक लॉन्चिंग। साउंडिंग रॉकेट वो था जो इंटरनल एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए आया, और नाइका 5 जो वर्ल्ड का पहला साउंडिंग रॉकेट था, अमेरिका ने 63 में छोड़ा था, और हमने जो है रोहिणी 65 छोड़ा था, जो इंडिया का पहला साउंडिंग रॉकेट था। और जो लॉन्चिंग रॉकेट थे वो 5 तरीके के थे, SLV, ASLV, GSLV और आपके PSLV। तो अब जो SLV ये 79 में आया, ASLV 87 में आया, PSLV 93 में आया, GSLV 2001 में आया, RLV 2017-18 में आया। तो हमने जो SLV से लेकर ASLV है उनका उपयोग नहीं किया जाता है आज की डेट में। ये सिर्फ एक आप ये समझ सकते हैं कि इनको रख दिया गया है, लेकिन हमको पढ़ना तो पड़ेगा, भले यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमने जो लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी लाई है, इसमें SLV 3 जो 79 में आई, ASLV जो 87 में आई, PSLV 93 में आई, GSLV 2001 में, RLV जो है 2017-18 में आई, RLV पैट जिसपे काम चल रहा है, और अवतार जो भविष्य में 2022 के बाद आने वाली है। तो इसमें SLV और ASLV का यूज नहीं किया जाता है, जबकि RLV विकास की प्रक्रिया के दौर से है, RLV पैड विकास की प्रक्रिया के दौर से उपयोग सिर्फ किया जाता है PSLV और GSLV का, लेकिन पढ़ना अपने को सारा पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम जो काम का है वो पढ़ेंगे। जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये जो SLV 3 आया था वो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का 3 स्टेज था, और वो तीनों में ही जो ठोस पदार्थ का प्रयोग किया गया था, सॉलिड डाला गया था। और जो ASLV था उसके भी सभी चरणों में ठोस पदार्थ का प्रयोग किया गया था। जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लाया गया था, इसके अंदर 4 ईंधन चरणों को रखा गया था, और इसमें जो पहले नंबर और तीसरे नंबर पर जो है ठोस ईंधन डाला गया था, और पहले नंबर और तीसरे नंबर में ठोस डाला गया था, और दूसरे और चौथे में जो है द्रव डाला गया था। और यहां पर उपग्रह को रख दिया था 1 से 100 और करीब करीब 1600 kg के आसपास। और इसको हम जब छोड़ते थे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को, तो 950 किलोमीटर तक की इसकी रेंज थी। नीचे 8 बूस्टर मशीन लगा दी गई थी, और जिसकी मदद से इनको छोड़ा जाता था। और अब तक हम करीब 53 PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल छोड़ चुके हैं, जिसमें हाल ही में जो PSLV C51 है वो भी महत्वपूर्ण है। 50 के आसपास सफल रहे हैं। अमेजेनिया जो भी छोड़ा था ब्राजील के 18 के साथ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैटसेट, कल्पना 1 जिसका नाम हो गया GSAT 12, ये महत्वपूर्ण है। नाविक हमने छोड़ा, ये महत्वपूर्ण है। PSLV C11 के द्वारा हमने जो चंद्रयान 1 छोड़ा वो महत्वपूर्ण है। PSLV C25 के द्वारा हमने जो मिशन फॉर मंगल 5 नवंबर 2013 को छोड़ा, जो कि 24 सितंबर 2014 को पहुंचा, वो महत्वपूर्ण है। तो करीब करीब घरेलू उपग्रहों के साथ 36 देशों के 342 उपग्रहों को अब तक हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल छोड़ चुका है। और PSLV वर्तमान में कम लागत पर अधिक विश्वसनीयता के साथ घरेलू के साथ साथ विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित कर रहा है। 53 उड़ानों में 5 सफल जो है PSLV के द्वारा उड़ानें सफल हुई हैं, और करीब 36 देशों की 342 उपग्रहों को जो है हम अंतरिक्ष पर छोड़ चुके हैं। और ये लॉन्चिंग रॉकेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करेंगे GSLV की, जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। 3 चरण है। 3 में पहला चरण जो है वो आपका ठोस है, दूसरा चरण जो है आपका वो द्रव है, तीसरा चरण में क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है, और चौथा चरण जो है आपका ये उपग्रह का पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है। PSLV जहां 1600 kg का भार ले आ सकता था, इसका पेलोड क्षमता 4000 है, और ये भूस्थिर कक्षा के लिए जो है इसको छोड़ा जाता है। बूस्टर मशीन उसमें 8 थी, इसमें 4 है ना। और PSLV की तरह ये भी ठोस और द्रव दोनों से रिलेटेड है। इसमें 4 बूस्टर मशीन का प्रयोग किया। एक विशेष बात यह है कि इसमें तीसरा चरण क्रायोजेनिक इंजन का है, और एक ऐसा इंजन है जो प्रति इकाई ईंधन जलने से उच्च बल प्राप्त करता है, और ये निम्न तापमान पर भी काम करता है। मतलब लिक्विड हाइड्रोजन -250 और लिक्विड ऑक्सीजन -183 का इसमें यूटिलाइजेशन किया गया है ना। करीब करीब क्रायोजेनिक इंजन के लिए इसरो ने जो है वो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता 92 में किया था। और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो हमारा एक समझौता है, जिसमें हमारे ऊपर अमेरिका का एक दबाव था कि रूस के द्वारा भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना करे, तो 1996 में MTCR जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के दबाव में आकर, अमेरिका के प्रेशर में आकर रशिया ने जो है हमको जो है वो समझौते को जो है होने में थोड़ी लेट लगा दी। बाद में हमने अपनी खुद की काबिलियत से जो है क्रायोजेनिक इंजन बनाया, और क्रायोजेनिक इंजन उपग्रह हमारा जो है धीरे धीरे मिसाइल विकास में हम उपयोग करते रहे। और MTCR के कारण जो है रूस के द्वारा हमको नहीं दिया जा सका, क्योंकि MTCR के
माध्यम से अमेरिका ने हमको क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए रूस को मना करवा दिया। तो 96 के बाद हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाने की शुरुआत की और फिर हमने जो है लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर 2001 में जो है डेवलप किया और हमने बेंगलुरु में इसका डिज़ाइन बनाया, महेंद्रगिरी में इसकी टेस्टिंग करी और त्रिवेंद्रम में जो है वो लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर डेवलप करके जो है हमने काम चालू किया। 2000 में हमको रूस ने क्रायोजेनिक इंजन तो दिया परंतु उनको टेक्नोलॉजी नहीं दी। बाद में हमने जो है फिर अपने लेवल पर काम किया और घरेलू क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया। तो हमने जो है सबसे पहले GSLV के 3 चरण बनाए, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन हमको जो है अमेरिका के दबाव के चलते मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के प्रेशर में आकर हमको नहीं दिया गया। हालांकि आज की डेट में हम कंट्रोल रिजिम का हिस्सा है, हम 35वें देश हैं जिसने MTCR की संधि पर सिग्नेचर कर दिया और हम 300 किलोमीटर के ऊपर की रेंज की मिसाइलें भी बना सकते हैं। पर जो हमने GSLV Mk1 बनाया वो रूस पर बेस्ड क्रायोजेनिक इंजन था, जो हमने रसिया से लिया था 2000 में। हालांकि डील 92 में हो गई थी, परंतु अमेरिका के MTCR संधि का दबाव देकर वो 96 तक हमको नहीं देने दिए। 2000 में रसिया ने हमको दिया भी तो टेक्नोलॉजी नहीं दी। बाद में हमने देखकर सोच समझ के Mk2 बनाया, घरेलू क्रायोजेनिक इंजन बनाया, जिसको हमने लिक्विड पेट्रोलियम प्रोपोर्शनल जो सेंटर डेवलप किया त्रिवेंद्रम के अंदर और मैं बेंगलुरु में उसका डिज़ाइन तैयार किया। और क्रायोजेनिक इंजन का जो हमने 70 kg वाला बनाया वो मिसाइल के लिए यूज़ किया। फिर हमने जो 25 kg वाला बनाया वो हमने सैटेलाइट के लिए यूज़ किया और धीरे धीरे हम सीखे वहाँ पर। और जब सीखते गए तो महेंद्रगिरी में परीक्षण किया और फिर Mk2 के बाद हमने Mk3 बनाया, जो घरेलू क्रायोजेनिक इंजन तो था ही 4000 kg के उपग्रहों को भी अपने साथ लेके जा सकता था। और फिर हमने GSLV Mk3 बनाया। 13 बार हम GSLV का प्रयोग कर चुके हैं, जिसमें हम 3 बार असफल रहे हैं, 10 बार सफल रहे हैं। GSLV Mk3 का उपयोग करके ही हमने चंद्रयान 2 भेजा था। हालांकि विक्रम रोवर और लैंडर प्रज्ञान के चलते ये सक्सेस थोड़ा सा मिलने से दूर रह गया, लेकिन अभी हम जो स्मार्ट एनवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, कानपुर IIT के अंदर जो सुस्मित सेन जी इस पर काम कर रहे हैं और हम आने वाले समय में 23, 24, 25 को हम चंद्रयान 3, 4, 5 पे काम करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे वहाँ GSLV Mk3 की एक कठिन परीक्षा होगी और GSLV Mk3 के द्वारा हमने चंद्रयान 2 को छोड़ा, आंशिक सफलता हाथ लगी। तो PSLV की तरह GSLV ने भी सफलता हासिल करी है और आने वाले दिन में हम घरेलू उपयोग के साथ साथ विदेशी उपग्रहों को भी इसके माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाले। अभी हम लोग रिवर्सेबल लॉन्चिंग व्हीकल पे काम कर रहे हैं, जिसमें रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल पे काम कर रहे हैं और पुनर्उपयोगी रॉकेट हम इसको कह रहे हैं। इसमें हम कुछ नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, अलग अलग परीक्षण हमारे चल रहे हैं। हाइप्रोसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं, स्क्रैमजेट प्रोपल्यूजन एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं। और ये अगर हमारा सक्सेस हो गया तो हम स्क्रैमजेट इंजन के साथ साथ क्रायोजेनिक का भी यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और हम ये रिवर्सेबल लॉन्चिंग व्हीकल पे काम कर रहे हैं। इसका नया मॉडल भी हम लोग बना रहे हैं। तो इस दिशा में हमारा काम चल रहा है और निश्चित तौर पे हम RLV के बाद ये मान के चलते हैं कि RLV अगर हमारा सक्सेस होता है आने वाले दिनों में तो हम RLV पैड बनाएंगे और एक ही रॉकेट को हम RLV को हम 10 बार यूज़ कर सकते हैं, RLV को पैड को हम 20 बार यूज़ करेंगे। और हम अवतार जो बनाने जा रहे हैं 8000 करोड़ की हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना 2022 के बाद चालू हो रही है, हम 100 बार से ज़्यादा जो है वो पुनर्उपयोगी रॉकेट बनाने पर काम कर रहे हैं। इस दिशा में हमारा काम चालू है। तो हमने इसरो के जो 4 क्षेत्र बताए, जियो स्टेशनरी, पोलर ऑर्बिट और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो लॉन्चिंग रॉकेट। उसका जो चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस के क्षेत्र में अनुसंधान। व्योम मित्र इस बार पिछली बार लास्ट टाइम क्वेश्चन था, इसमें मिशन चंद्रमा पे काम करे। चंद्रयान 1 जो हमने 22 अक्टूबर 8 को छोड़ा PSLV C11 से। फिर हमने मिशन मंगल पे काम किया जो हमने 5 नवंबर 13 को छोड़ा, 24 सितंबर 14 को वहाँ पहुँचा। और इस पर हम PSLV C25 को लेकर काम कर रहे हैं। हम गगनयान को लेकर काम कर रहे हैं जिसमें हमें व्योम मित्र नाम की जो है यहाँ पर जो है एक रोबोट भी भेजा हुआ है और ये हमारे अंतरिक्ष साइंस के अंदर की प्रयोग हैं। तो ये मिशन चंद्रमा के जो भाग हैं ये चरण 1 है जिसमें हमने PSLV C11 से छोड़ा 8-9 में 22 अक्टूबर को सक्सेसफुल रहा। चरण 2 हमने जो GSLV Mk3 के द्वारा छोड़ा, हालांकि आंशिक असफल रहा। 19 में छोड़ा, प्रस्तावित था, लैंडर विक्रम था, प्रज्ञान रोवर था, तकनीकी कारणों से सक्सेस नहीं हो पाया। चरण 3 हम 2025 तक कंप्लीट करेंगे जिसमें चंद्रयान 3, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 तीनों को हम छोड़ेंगे, मानव रहित है।
काम तेजी से चल रहा है और लक्ष्य सीधा है कि भैया ये है आपका मून और ये है आपका मून और यहाँ पर जो है आपके ये मून है और ये आपका चंद्रयान 1 है। हम उसकी कक्षा में स्थापित करके आ गए, ठीक है क्या? आप कक्षा में स्थापित करके आ गए हैं, सक्सेस मिल गई है। चंद्रयान 2 थोड़े से रह गया मामला, जो आपका विक्रम लैंडर था वो प्रज्ञान रोवर को छोड़ दिया, पकड़ा अच्छे से नहीं था, छोड़ दिया, 500 मीटर जाके प्रोजेक्ट फेल हो गया। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट बढ़ेगा। तो मिशन चंद्रमा का प्रस्ताव 3 में आया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, 8 में शुरुआत हुई, 19 में चंद्रयान 2 को विफलता मिली, गति कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, चंद्रयान 2 को फिर से भेजेंगे, फिर 3, 4, 5 को भेजेंगे। लगातार प्रयास जारी हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। इसरो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, बड़ी पूंजी की आवश्यकता है, बड़ी बुद्धि की आवश्यकता है ना, वैज्ञानिक लगे हुए हैं। मंगलयान भी हम लोग कर रहे हैं, 5 नवंबर 13 को छोड़ा गया, 24 सितंबर 14 को मंगलयान पहुंचा, मिशन फॉर मार्स PSLV C-25 के द्वारा छोड़ा गया। और मिशन मंगल के बाद अब मंगलयान 2 पर जाने की तैयारी में है। मंगलयान 2 पर हम जाने की तैयारी में, 2025 तक हम यहाँ भी जाने वाले हैं। और अब गगनयान भी एक महत्वाकांक्षी योजना है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम 3 चरणों का गगनयान भेजने वाले हैं। गगनयान 1 वैसे तो 2021 में ही जाना था, लेकिन कोरोना के चलते ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया है, तो ये 2022 तक जाएगा। और जो गगनयान 2 है वो 23 तक जाएगा और गगनयान 3 जो है वो 24 तक जाएगा। तो गगनयान 3 22 में, गगनयान 1 22 में, गगनयान 2 23 में और गगनयान 4 23-24 में, है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं, गगनयान 1 21-22, गगनयान 2 22-23 और गगनयान 3 23-24। और हम लोग इसको भेजेंगे PSLV C-30 के द्वारा। हम लोग इसको स्ट्रेटोसेट को जो है हमने प्रक्षेपित किया था, वो जाके इस पर रिसर्च करेगा। 22 में हम लोग आदित्य मिशन को भी भेजने वाले हैं, हालांकि ये थोड़ा लेट हो गया है, जो सोलर कोरोना है उसका अध्ययन करने के लिए, तो ये भी 22 के अंत तक हम भेज देंगे। तो इस दिशा में गगनयान पर भी अभियान चले। इसके अलावा हम शुक्रयान पर भी काम कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट इस दिशा में काम कर रहे हैं। और इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, वो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आपको मैं बताऊं यहां पे, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी, जो संचार सूचना प्रौद्योगिकी यूनिट अपन ने 9 में पढ़ा, और यूनिट 9 के बाद हमने जो यूनिट 7 चालू की, और यूनिट 7 में भी हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासतौर से इसमें जो हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे अगर आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में, अगर आप इसके इंडेक्स को देखेंगे तो मानव जनित प्राकृतिक आपदाएं हैं, है ना, करेंगे अपन इसको, आपदा प्रबंधन है, प्रदूषण है, वैज्ञानिक संस्थान उनकी उपलब्धियां जिस पर अपन चर्चा कर रहे थे, उपग्रह है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, स्वास्थ्य नीति है, स्वास्थ्य कार्यक्रम है, भारत में मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण है, कृषि उत्पाद तकनीक है, सारा कुछ देखने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें इसरो की भूमिका, इसरो ने कैसे वर्किंग करी स्पेस के सेक्टर में, DRDO की भूमिका डिफेंस के सेक्टर में कैसे काम कर रहे हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर सेक्टर में कौन कौन से डेवलपमेंट और कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं भारत सरकार के, साथ ही साथ और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, स्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, न्यूक्लियर सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और किन किन क्षेत्रों में, चाहे वो लेजर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें या फिर सुपर कंडक्टिविटी जो अति चालकता के क्षेत्र में बात करें, ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में बात करें, मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में GSM को लेकर और CDMA को लेकर के कंट्रोवर्सी जो चल रही है, या जो 4G और 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के चर्चा चल रही है, 5G टेक्नोलॉजी से हवाई यात्राओं पर, एविगेशन सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसके साथ ही जो LED, LCD, प्लाज्मा टीवी या जो IPTV या इस प्रकार की जो टीवी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी, डायरेक्ट टू होम, इस प्रकार की भी जो विचारधाराएं हैं, उन तमाम विचारधाराओं को यहाँ पर हमको पढ़ना, ये हमारा जो है मेन मुख्य ध्येय होना चाहिए। और हमने आपको इसमें जो भी चीज़ें बताई, तो जैसे आपके सिलेबस में है, भारत में प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान अंतरिक्ष के क्षेत्र में, परमाणु के क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में, तो हमने इसरो पे बताया कि भाई इसरो जो है ये 15 अगस्त 1969 को बना, और इसरो जो है 15 अगस्त 1969 को बना, और ये भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। और
निश्चित तौर पर इसरो से प्रश्न आएगा ही आएगा, है ना। तो इसको आप लोग याद रख के जाएं कि भाई इसरो जो है 1969 में बना, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, विक्रम अंबालाल साराभाई इसके प्रमुख है। वर्तमान में सोमनाथ जी, एस सोमनाथ जी इसके जो है वो प्रमुख है। 72 में जो है इसरो को जो है अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत रखा भी गया, है ना। 2015 में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार भी इसको मिला था। उस समय यूपीएससी ने भी क्वेश्चन यहाँ से दिया था। पुराना नाम इसका इंको स्पार, है ना, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। अब ये जो संस्था है जो मैंने जिक्र भी किया था आपको, ये इसरो सैटेलाइट सेंटर है जो बेंगलुरु में है, 11 मार्च 72 को बना। एस अन्नादुराई इसके प्रमुख है। जितने भी उपग्रह बनते हैं उनका डिजाइन बनाने का काम हो, या जितने भी उपग्रह बनते हैं उनके डिजाइन के साथ साथ उनके डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस हो, ये संस्था का जो मेन टारगेट है वो इसरो स्पेस, हाँ, इसरो सैटेलाइट सेंटर जो है, जो कि आपके 11 मार्च 1972 को बना। ये प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है, उसकी उपलब्धि। ये संस्था इस दिशा में काम करती है ना। ये संस्था जो है इस दिशा में काम करती है, इसको याद रखेंगे आप, है ना। ये इसरो सैटेलाइट सेंटर, है ना, 11 मार्च 1972 याद रखेंगे। अन्नादुराई प्रमुख है इसकी। उसके बाद एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये 1996 में देहरादून में बनी, और वर्तमान में प्रकाश चौहान जी इसके प्रमुख है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग 96 में बनी ये संस्था। इसके बाद है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये 74 में बनी हैदराबाद में, और ये सुदूर संवेदन के क्षेत्र में पृथ्वी के जितने चित्र लेने का काम करती है ना। 1M into 1M into 1M इतने छोटे चित्र भी ये ले लेती है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि हैदराबाद में है, 72 में बना। ये जितने भी अंतरिक्ष कार्य की योजना बनाती है, पेलोड का डेवलपमेंट करती है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये 1962 में बना। तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर तिरुवनंतपुरम में है, और इसका जो मेन काम है वो रॉकेट की लॉन्चिंग करना है। वर्तमान में एस सोमनाथ इसके प्रमुख हैं, और साथ ही साथ वो इसरो के भी प्रमुख हैं। अभी उन्होंने ये पद छोड़ दिया होगा, और ये महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जरूर आप सभी याद रखें। इसके साथ ही जो अगला है वो है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज है, शार 71 में ये बना। सतीश धवन हरिकोटा इसका 2001 में नाम हुआ, और ये उपग्रह अंतरिक्षयान दोनों का ही प्रमोशन करने का काम करता है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद ये जो है अगला जो है यहाँ पर पॉइंट, वो है मास्टर कंट्रोलर फैसिलेटर। ये मास्टर कंट्रोलर फैसिलेटर जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी 2 ब्रांच है। एक तो इसकी जो ब्रांच है साहब वो है आपके हासन कर्नाटका में, और 11 अप्रैल 2005 को भोपाल में इसकी जो है सेकंड ब्रांच खुली है ना, ये इंपॉर्टेंट। श्री एस प्रेम कुमार जी इसके प्रमुख है वर्तमान में। इसके बाद है लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर, क्योंकि वैज्ञानिक संस्थान उनकी उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए हमने बात करी, अब एट ए ग्लांस इस पर नजर डाल रहे हैं। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, महेंद्रगिरी में इसकी टेस्टिंग चल रही है। इस तकनीकी का विकास, क्रायोजेनिक इंजन की तकनीकी का विकास 5 जनवरी 2014 को हुआ। डॉक्टर वी नारायणन इसके प्रमुख हेड है। बेंगलुरु में डिजाइन तैयार हुआ, तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है, और हमने क्रायोजेनिक इंजन के जो 70 kg वाला मॉडल बनाया है वो मिसाइल के लिए है, और जो 25 kg वाला मॉडल है वो रॉकेट्स के लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और भी हम उसमें GSLV MK3 में यूटिलाइज करने के लिए हम एक नए तरीके के क्रायोजेनिक इंजन को भी डेवलप करने पर काम कर रहे हैं, और इस दिशा में हमारा काम लगातार चल रहा है। इसके अलावा नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी तिरुवनंतपुरम में 1992 में बनी है। अमित कुमार पात्रा इसके प्रमुख हैं। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क 2008 में बना है, और डीप स्पेस नेटवर्क ये ब्यालालू में है, बेंगलुरु में। ये भी काम करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, इसको भी जरूर आप याद रखें। इसका काम जो है पूरे भारत में जो इंटरनल और बाह्य ग्रह हैं उनके अभियान को कंट्रोल करना, और पी गुणशेखर इसके जो है प्रमुख हैं। इसके अलावा इंडियन स्पेस डाटा सेंटर 2008 में ब्यालालू में बना है, इसके भी प्रमुख पी गुणशेखर जी हैं। मंगलयान, चंद्रयान जैसे मिशन जो हैं उनके जितने भी डाटा हैं वो इंडियन स्पेस डाटा सेंटर ने डेवलप किए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2007 में बना। तिरुवनंतपुरम में हेडक्वार्टर है। विनय कुमार ददवाल इसके प्रमुख हैं। इसके अलावा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में अनिल भारद्वाज जी इसके प्रमुख हैं। ये भी संस्था इस क्षेत्र में काम कर रही है। ये प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान थे, उनकी उपलब्धियां थी जो इस क्षेत्र में काम कर रही है। इसके साथ ही साथ इसरो ने अभी तक जो अभियान छोड़े हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभियान जो है वो है आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को, रूस की सहायता से इसको छोड़ा गया था, और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में भारत 6वां देश बन गया था।
डेट पूछ सकता है 19 अप्रैल 1975। 93 में PSLV आया, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। 36 देशों के करीब करीब 382 के आसपास इन्होंने अब तक उपग्रह छोड़े हैं। भारत में 53 उड़ान हुई है, उसमें 50 उड़ान सक्सेसफुल रही। 84 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे और ये भारत 14वां राष्ट्र बना था अंतरिक्ष में जाने वाला, और विश्व के 139वें अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ऊपर जाके इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 2001 में GSLV आया। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन सेंटर से छोड़ा गया था PSLV C11 के द्वारा। यहाँ पे C21 लिखा, इसको सुधार लेंगे। और 6वां देश भारत बन गया था अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और चीन के बाद। राष्ट्रीय ध्वज लेकर यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर हम गए थे। क्रायोजेनिक इंजन का विकास हो रहा है 2005 से 5 जनवरी 2014 से, और भारत 6वां देश क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाला हो गया है। इसके साथ ही साथ जो है चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया GSLV MK3 के द्वारा। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान कार्यक्रम कहीं ना कहीं फेल रहा। नाविक 11 अप्रैल 2018 को छोड़ा गया। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसका पूरा नाम है। और यहां पर हमने एक बात करी थी, ये देखिए 22 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में इसरो के द्वारा जो है एक मानव युक्त गगनयान मिशन के लिए अर्ध मानव महिला रोबोट व्योम मित्र को लॉन्च किया था। PSC ने क्वेश्चन भी यहां पर दिया था। इसके अलावा एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम किया गया है। 27 मार्च 2019 को इस क्षेत्र में काम हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे और भी संस्थान है ना। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे परमाणु से संबंधित याद रखेंगे। भारत में जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है 50 में ही बन गया था, और हमारे यहाँ हमने परमाणु परीक्षण किया था 74 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से, और 11 में 98 को हमारा जो दूसरा परमाणु परीक्षण था उसको हमने शक्ति 98 कोड वर्ड रखा था। और साथ ही साथ एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको यहाँ जानना जरूरी है, और वो बात ये है कि हमारा जो बेसिकली परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 71 में कल्पकम है ना। परमाणु ऊर्जा आयोग हमारा 48 में बना। परमाणु ऊर्जा विभाग हमारा 54 में बना। ये भाभा एटॉमिक सेंटर है जो 54 में बना 3 जनवरी को। भाभा एटॉमिक सेंटर, यहाँ पर जो है बहुत सारे रिएक्टर्स हैं। अप्सरा है, जर्लीना है, सारस है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा 1, 2, 3 है, ध्रुव है, विशाखापट्टनम है, लेकिन भाभा एटॉमिक सेंटर चर्चा में है। 54 में संस्था बनी थी, और भारत का प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। इसकी उपलब्धि ये है कि इसने सबसे पहले देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा बनाया था, और 56 में अप्सरा बना था। आज की डेट में वर्किंग प्रोसेस में काम नहीं कर रहा है वो, लेकिन राष्ट्र की सेवा में परमाणु इसका आदर्श वाक्य। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका जो नाम है 1967 से ये पड़ा था। इसके अलावा जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 45 में बना था। होमी जी जहांगीर भाभा जी इसके संस्थापक थे। मुंबई में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में S रामकृष्णन इसके हेड है। ये भी संस्था महत्वपूर्ण है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एटॉमिक, ये इंदौर में है, 1984 में बना था। इसको कैट भी कहा जाता है ना। इसके अलावा लेजर टेक्नोलॉजी को लेकर भी एक संस्था है, और ये श्री शंकर वी नाखे इसके प्रमुख हैं है ना। इसके अलावा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च 1971 में बना, कल्पकम है ना में। कामिनी जो है देश का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट है, ये 48 में हैदराबाद में बना। DK सिन्हा इसके प्रमुख हैं। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर 77 में कोलकाता में बना। सुमित सोम इसके प्रमुख हैं है ना। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, 71 में हैदराबाद में बना। और कुछ संस्थाएं जिनको आप देख लेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये जहाँ जहाँ पे सेंटर्स हैं आप देख सकते हैं है ना। पहला परमाणु परीक्षण 19 मई 1974 को हुआ था। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। स्माइलिंग बुद्धा कोडवर्ड था। दूसरा 11-13 मई 98 को हुआ था। शक्ति 98 इसका प्रमुख वो था। KR नारायण राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रमुख प्रधानमंत्री थे। कुछ हमारे यहाँ अन्य परमाणु रिएक्टर्स भी हैं, हमारे यहाँ एनर्जी रिएक्टर्स भी हैं, रिसर्च रिएक्टर्स भी हैं। रिसर्च रिएक्टर मैंने आपको बताया अप्सरा है 56 में बना, साइरस है 1960 में बना, जर्लीना 61 में बना, पूर्णिमा 1, 2, 3 72 में बना, ध्रुव 1984 में बना, विशाखापट्टनम 2011 में बना। अभी भी कुछ बन रहे हैं। और हमारे यहाँ जो 22 रिएक्टर उसमें 14 में बिजली बनती है, 8 में बम बनते हैं। और जो 14 में बिजली बनती है उसमें से कुछ जो प्रमुख हैं, तारापुर है जो 69 में बना था, 72 से काम करना चालू किया था अमेरिका के सहयोग से। इसके बाद जो रावत भाटा है राजस्थान में कनाडा के सहयोग से। इसके अलावा और भी बहुत सारे। कुडनकुलम इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु वाला। और ये अप्सरा मैंने आपको बताया कि भाई ये 56 में बना, ध्रुव जो है 71 आपके 2084 में बना, जर्लीना 61 में बना, साइरस 60 में बना, पूर्णिमा 1 92 में बना। उसमें भी पूर्णिमा 1, 2, 3 में जो पूर्णिमा 2 काम करा, पूर्णिमा 1 और 3 बंद हो चुका है। कामिनी जो है 96 में बना। इस पर एक लंबी क्लास हम लेंगे, बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिफेंस रिलेटेड चीज़ें, DRDO 1958 में बना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है।
और इसके प्रमुख जो है वो सतीश रेड्डी जी हैं, है ना। DRDO के काम वही है कि ये जितनी भी डिफेंस से संबंधित चीज़ें हैं उनको बनाते, चाहे पृथ्वी हो, अग्नि हो, त्रिशूल हो, नाग हो, आकाश हो, ये सब कुछ जो है DRDO के अंतर्गत जो है बनता है। और DRDO डिफेंस को लेकर के काम करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इन पर एक लंबी चर्चा अपन करेंगे। और इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट आपके 1983 में इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया था कलाम साहब के द्वारा 26 जुलाई 83 को। और इसमें पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, नाग है और आकाश है, ये पांचों प्रकार की मिसाइलों को लॉन्च किया गया था। इस पर एक पूरा डिटेल पढ़ाएंगे अपन। ब्रह्मोस्त्र भी पढ़ाएंगे, भारत और रूस के सहयोग से बना। निर्भय है, सागरिका है, शौर्य है, धनुष है, अस्त्र है, प्रहार है ना। इस पर एक अलग से पूरा जो है एक लेक्चर डिफेंस पे और न्यूक्लियर पे लेंगे। तो लगभग ये हमने जो क्लास है यहाँ पर कर ली है। और उपग्रह प्रणाली को लेकर के भी हमारी चर्चा इसके पहले हो चुकी है। तो अभी जो टॉपिक हमारा ये हमने यहाँ पे कवर किया है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, मन लगा के पढ़ें। और पूरा का पूरा जो फोकस है अपनी पढ़ाई पे, अपना पूरे फोकस को, सेल्फ स्टडी को जो है यहाँ पे आपको करते हुए चलना है। और फिर हम अपनी आगामी कक्षाओं में जो है वो निस्संदेह जो है यहाँ पर हम अपने कुछ नवीन मुद्दों के साथ यहाँ पर फिर से मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जिस भी स्टूडेंट्स को हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो, वो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारा प्रीलिम्स का प्लस मेंस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हैंड आउट जो नोट्स के हैं वो भी अवेलेबल हम करा देंगे। तो थैंक यू सो मच। लगातार इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे और अपनी ये सीरीज़ जो है इसको आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, परीक्षा की डेट थोड़ी आगे बढ़ गई है, तो निसंदेह आप अपने आप को जो है कंटिन्यू पढ़ाई में लगाएं। पूरा मार्च आपके पास है, अप्रैल पूरा है आपके पास, मई पूरा है, जून भी लगभग आधा है। तो पुनः आपको 3.5-4 महीने का मौका मिल रहा है। लगभग 100 के ऊपर दिन है। ईमानदारी से प्रतिदिन अपने टॉपिक्स पे फोकस करके सेल्फ स्टडी करें, कंटिन्यू रहें, गंभीरता लाएं, एकाग्रता बढ़ाएं और निस्संदेह आपको परीक्षा आप अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएं, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। और लगे रहें, मेहनत करें और पूरे पाठ्यक्रम को पढ़कर उस पर एक सोच समझ प्रश्न अभ्यास के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन के साथ जो है काम करें। और बढ़िया पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद नोट्स बनाकर उससे संबंधित जो है प्रश्न खुद बना के डिजाइन करके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आंसर लिख कर देखिए। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।